निर्मला जी के जाने के बाद बाकी सब भी एक एक कर अपने कमरों की तरफ चले गए। नीरज और सुवर्णा का कमरा। सुवर्णा जी वॉशरूम में खामोशी से रो रही थी। उनकी सिसकियां धीमी थी, लेकिन उनका दर्द गहरा था। उन्होंने खुद को आईने में देखा, उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और नीरज अंदर आया। उसने सुवर्णा के रोने की आवाज सुन ली थी। सुवर्णा, क्या हो रहा है? नीरज ने गंभीर लहजे में पूछा। सुवर्णा ने खुद को संयत करने की कोशिश की और वॉशरूम से बाहर आई। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश की। नीरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुरानी बातें या रेहान? ये सुनकर सुवर्णा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी धमकियों ने मुझे अपने बेटे से दूर कर दिया। आज रेहान मुझसे नफरत करता है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, तुम भी हो। नीरज ने एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की। सुवर्णा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। इस घर और इस परिवार, इन सबकी इज्जत बचाने के लिए मुझे कड़े फैसले लेने पड़े। और हाँ, शायद मैं गलत था, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। वैसे भी जल्द ही परिवार की लड़ाई पास आ रही है, जिसमें सभी परिवार अपने वंशज उतारेंगे, और अगर किसी को ये पता चलता कि रेहान के बारे में, तो तुम ही सोचो हमारी परिवार की कितनी बेइज्जती होती। सुवर्णा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद आप सही हो, लेकिन मेरे लिए रेहान सिर्फ मेरा बेटा है। आज जब उसने खत लिखा, पर उसने एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं लिखा, तो तब मुझे एहसास हुआ कि वह अब मुझसे कितना दूर हो गया है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, वो जब वापस आएगा तो मैं उसे मन ही लूंगी। कहीं ना कहीं वह मुझसे जुड़ा है, और मैं इस बार अपने बेटे को खोने नहीं दूंगी। नीरज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम उससे बात करना चाहती हो तो करो, लेकिन याद रखना, यह फैसला तुम्हें अकेले लेना होगा। परिवार पर इसका असर न पड़े, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मुझसे कोई उम्मीदें मत रखना कि मैं उसे अपनाऊंगा। इतना बोल नीरज खड़ा हुआ और वहां से चला गया। पीछे सुवर्णा बस उसे जाते हुए देखती। वह बोली, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक दिन आपको पछतावा होगा, पर आपके पास तब कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। सभी बड़े परिवारों के पास अपने खुद के टेलीपोर्टर थे, इसलिए उन्हें किसी से भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। वो जब चाहे दूसरे ग्रहों में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पर टेलीपोर्ट में एक समस्या थी। पहले ग्रह मार्कस पर इंसान अपने हिसाब से किसी भी बेस में टेलीपोर्ट हो सकता था, पर ऐसा ही उसके बाकी ग्रहों में नहीं कहा जा सकता। जब कोई इंसान अपने जिन की फुल लेवल पर होता है, तब वो एवलोप होकर दूसरे ग्रह जा सकता है। वहां पर उसे किसी भी अनजान जगह या किसी भी बेस में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सूर्यवंशी भवन इन दिनों नई ऊर्जा से भरा हुआ था। सुबह की ठंडी हवा में भवन के आंगन से बच्चों की चीख पुकार और हथियारों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थी। सूर्यवंशी परिवार के युवा सदस्य अपने अपने तरीके से सीखी हुई मार्शल आर्ट और तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। भवन के आंगन को विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया था। आंगन का मुख्य हिस्सा एक बड़ा खुला स्थान था, जहां पत्थर की मजबूत फर्श बनी थी। चारों ओर लकड़ी के पुतले खड़े थे, जो बच्चों के अभ्यास के लिए बनाए गए थे। इनमें कुछ पुतले सामान्य इंसानी आकार के थे, जबकि कुछ थोड़े बड़े और शक्तिशाली थे, जो कठिनाई बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। आंगन के एक कोने में तीरंदाजी के लिए एक खास क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जहां पर लक्ष्य के लिए अलग अलग आकार और रंग के घेरे लगे थे। वहीं दूसरे कोने में मिट्टी के पुराने घड़े और लट्ठों का ढेर रखा था, जो शारीरिक ताकत और संतुलन बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते थे। आधुनिकता और परंपरा का मेल यहाँ साफ दिखाई देता था। आंगन के किनारे पर डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी थी, जो बच्चों की तकनीकों का लाइव विश्लेषण कर रही थी। वहीं पुराने समय की तरह एक पत्थर का अखाड़ा भी मौजूद था, जहां हथियारों के बिना लड़ाई के कौशल का अभ्यास होता था। आंगन के पास ही एक छोटा बगीचा था, जहां से ठंडी हवा आती और बच्चों की थकान को कम करती। इसके अलावा आंगन के चारों ओर परिवार की प्राचीन परंपरा के प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे, जो सूर्यवंशी परिवार की गौरवशाली विरासत की याद दिलाते थे। करणवीर जी अपनी सुबह की साधना के बाद आंगन में आए। उनके आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाए और देखा कि बच्चे पूरी लगन से अपनी अपनी तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। अक्षत एक लकड़ी के पुतले पर पंच और किक की तेजी का अभ्यास कर रहा था।
उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अक्षता तलवार कला में अपनी निपुणता दिखा रही थी, उसका हर वार सटीक और मजबूत था। रेहान और विनीत तीरंदाजी के क्षेत्र में लक्ष्य पर निशाना साधने में व्यस्त था। उसकी हर तीर सीधे लक्ष्य के केंद्र को भेद रही थी। उसने दो छोटे डंडों का इस्तेमाल करते हुए अपनी तकनीकों का प्रदर्शन किया, और वह अपने हर वार के साथ पहले से अधिक तेज और कुशल होती जा रही थी। वन्य भी उसके साथ थी। करणवीर जी ने ये सब देखा और उनकी आंखों में गर्व की चमक आई। उन्होंने पास खड़े दासू पुराने नौकर से कहा, ये बच्चे अब परिवार का गर्व बन रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि आने वाला कल सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रखना, अभ्यास के साथ अनुशासन भी जरूरी है। फिर उन्होंने तेज आवाज में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना, तकनीक का सही इस्तेमाल तभी होता है जब तुम उसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों को शामिल करते हो। सिर्फ ताकत से नहीं, संतुलन से जीत होती है। बच्चों ने अपने अभ्यास को रोकते हुए करणवीर जी की बातों को ध्यान से सुना। उनके शब्दों ने सभी के जोश को और बढ़ा दिया। करणवीर जी ने हर बच्चे की प्रगति पर नजर डालते हुए अपनी निगरानी में उनके अभ्यास को जारी रखने का निर्देश दिया। करणवीर जी ने बच्चों के अभ्यास को करीब से देखते हुए उन्हें पास बुलाया। उनकी आंखों में गर्व और मुस्कान थी। उन्होंने बच्चों को अपने चारों ओर खड़ा किया और बोले, तुम सब ने बहुत जल्दी सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। ये देखकर मुझे गर्व होता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। रेहान, जो हमेशा गंभीर रहता था, ने करणवीर जी की बातों को ध्यान से सुना और हल्के से सिर हिलाया। अक्षता, जो अब तक तलवार थामे खड़ी थी, उत्सुकता से बोली, वैसे दादाजी, आपने कहा था कि हमें हमारे एलिमेंट्स का पता चलेगा। वो कैसे होगा? ये सुनकर बाकी बच्चे भी उत्सुक हो गए। विनीत ने कहा, हाँ दादाजी, आपने कहा था कि हर सूर्यवंशी को एक खास तत्व मिलता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट क्या है? ये सही सवाल है। हर सूर्यवंशी की अपनी एक तत्व ताकत होती है, जिसे हम मानसिक एलिमेंट कहते हैं। ये तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें ध्यान, अभ्यास और आत्मविश्लेषण की जरूरत होगी। पर ऐसा तय नहीं होगा कि तुम्हें वही एलिमेंट मिले, तुम्हें कोई और एलिमेंट भी मिल सकता है। बस बात इतनी है कि हमरे पहले के वंशजों में ज्यादातर लोगों ने मानसिक तत्व को जागृत किया था, इसलिए दुनिया में लोग मानता है कि हम उस तत्व में पारंगित, और हाँ, मानसिक तत्व आत्मा से जुड़ा होता है। ओज ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या हमें कोई संकेत मिलेगा कि हमारा एलिमेंट क्या है? ये सुन वो बोले, ठीक है, बता दूं, तुम लोगों को पहले से ही कुछ जानकारी होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। इतना कहने के बाद उन्होंने एक क्रिस्टल निकला और सभी को दिखाया और कहा, ये एलिमेंट क्रिस्टल है, ये असली नहीं, बस एक नकल है। तुम लोग जब दूसरा ग्रह में जाओगे तब तुम्हें वहां पर ये दिया जाएगा, जिससे तुम अपने एलिमेंट को जान सकते हो। बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और अपनी एनर्जी को इसके अंदर ले जाना है। उसके बाद ये अपने आप तुम्हारे एलिमेंट को जागृत करने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, लेकिन याद रखना, ये ताकत तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए है, न कि गलत इस्तेमाल के लिए। अगर तुम अपने एलिमेंट को समझकर उसका आदर करोगे, तो वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। बच्चों के चेहरे पर अब और भी ज्यादा उत्सुकता झलक रही थी। वान्या, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, बोली, दादाजी, अपने एक बार कहा था सभी परिवार की अपने एलिमेंट में खासियत है, उसके बारे में क्या ये सुन? करणवीर जी बोल पाते उससे पहले पीछे से प्रीतम जी गार्डन में आते हुए बोले, हाँ वान्या बेटा, तुमने सही कहा। सब ने उनकी तरफ देखा, वो वहां आए और उन्होंने बच्चों की तरफ देखकर कहा, दरअसल दुनिया में सभी 10 परिवार ऐसे ही नहीं बने है। एक परिवार में अपने एक तत्व की विशेषता है। जैसे हमरी बात ले लो, हमरे ज्यादातर वंशज मानसिक एलिमेंट को जगाते हैं क्योंकि हमरी बोसी और खून उस हिसाब से है, पर दूसरे भी लोग मानसिक तत्व जागृत कर सकते हैं, पर उनमें और हमरे में फर्क इतना होगा कि वो जो मानसिक तत्व जागृत करेंगे वो हमरे मानसिक तत्व से कमजोर होगा। ये सुन ओस बोली, पर पापा ऐसा क्यों? बाकी सभी भी ये जानना चाहते थे। ये देख प्रीतम जी बोले, ऐसा इसलिए है, हमरे जो पूर्वज थे वो पहले ही एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए थे जहां पर उनका तत्व और शरीर एक हो गए थे। इसका मतलब ये है कि जब हम मानसिक तत्व का इस्तेमाल करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, पर वो सिर्फ अपनी सोच से ही अपने एलिमेंट को काबू कर सकते थे।
तभी अक्षता बोली, पर पापा मैंने सुना है राजवंश परिवार और त्रिवेदी परिवार दोनों फायर एलिमेंट में कुशल है, तो फिर त्रिवेदी परिवार राजवंश परिवार से कमजोर क्यों है? ये सुनकर रणवीर जी ने इस बार जवाब दिया, तुम्हारा सवाल बहुत दिलचस्प है बेटा। फिर उन्होंने जवाब दिया, बरसाल ऐसा होने का कारण ये नहीं है कि दोनों परिवार के पूर्वज कमजोर थी, बस फर्क इतना है राजवंश परिवार के वंशज जिस फायर एलिमेंट को जागृत करते हैं वो गोल्डन फायर है, और त्रिवेदी परिवार के वंशज ब्लू फायर को। ये दोनों आग सभी बाकी आग से बहुत ताकतवर है, पर ब्लू फायर गोल्डन फायर से कमजोर है, इसलिए ये अपवाद है। फिर उन्होंने कहा, और एक बार तुम सब जब अपना अपना एलिमेंट जागृत कर लो, इसके बाद तुम लोग बस एक बार पृथ्वी पर वापस आ सकते हो। उसके बाद तुम लोग अपने एलिमेंट के हिसाब से कोई भी तकनीक चुन सकते हो, पर तुम लोग अभी पहले पड़ाव पर होगे। भले तुम लोग एलिमेंट को जगा लो, पर तुम सब उसका प्रयोग सिर्फ अपने आसपास कर सकते हो, और फिर भी ये तुम्हारी एनर्जी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। एक बार जब तुम लोग इवोल्व हो जाओगे तो तुम लोग एलिमेंट को कोई भी तकनीक के बिना भी एक हमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन सभी ने सहमति में सर हिलाया। फिर करणवीर जी बोले, ठीक है अब जाओ आराम करो, ये प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुम सबको दूसरे ग्रह पर टेलीपोर्ट होना, उसके बाद तुम सब 1 महीना बाद सिर्फ एक बार पृथ्वी पर आ सकते हो, फिर तुम सबको 3 साल तक वहां रहना है। ये सुन सभी ने सहमति में सर हिलाया और वहां से चे गए। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन रेहान अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे प्रीतम जी और प्रिया जी के कमरे में चला गया। कमरे में प्रिया जी बिस्तर पर बैठी थी और प्रीतम जी दूसरी ओर क्राउच पर अपना लैपटॉप लिए काम में व्यस्त थे। रेहान ने कमरे में कदम रखा और बोला, माँ, आपने मुझे बुलाया था। प्रिया जी ने उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, यहाँ आओ। रेहान धीरे धीरे उनकी तरफ गया और उनके पास बिस्तर पर बैठकर अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। प्रिया जी ने उसके सिर को सहलाते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है रेहान। तुम्हें उन लो लेवल बेस में जाने की क्या जरूरत है? तुम आसानी से किसी बड़े और सुरक्षित बेस में रह सकते हो। इससे तुम्हारी प्रगति भी तेज होगी और खतरा भी कम होगा। रेहान ने उनकी गोद में सिर रखते हुए शांत स्वर में कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जो अनुभव मुझे इन लो लेवल बेस से मिलेगा वो किसी बड़े बेस में नहीं मिलेगा। मुझे खुद को हर स्थिति में साबित करना है। अगर मैं शुरुआत से कठिनाइयों का सामना नहीं करूंगा तो कैसे खुद को बेहतर बना पाऊंगा? प्रीतम जी, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, बोले, रेहान, तुम्हारी सोच सही है, लेकिन प्रिया भी गलत नहीं कह रही। बस इतना ध्यान रखना कि खतरे से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहो। तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। प्रिया जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम सही कर रहे हो, लेकिन एक माँ होने के नाते तुम्हारी चिंता करना मेरा हक है। बस वादा करो कि तुम अपने हर कदम पर सावधानी रखोगे। रेहान ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं एकदम सुरक्षित रहूंगा और हर कदम पर सावधान रहूंगा। प्रिया जी ने उसके सिर पर एक हल्का सा चुंबन किया और कहा, ठीक है, अब जाओ और थोड़ा आराम करो, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रेहान ने प्रीतम जी और प्रिया जी दोनों को शुभ रात्रि कहा और कमरे से बाहर निकल गया। रेहान अपने कमरे में जाने के बजाय तीसरे फ्लोर के एक कमरे में चला गया। ये कमरा दूसरों से अलग था। यहाँ 4-5 बिस्तर एक दूसरे से सटाकर रखे गए थे, जिससे ये सबके लिए आरामदायक जगह बन गई थी। जब रेहान ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर की गर्माहट और सभी की हंसी ठिठोली ने उसे सहज कर दिया। कमरे में ओज, वान्या, अक्षत, विनीत और अक्षिता सभी मौजूद थे। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे और भविष्य की योजनाओं को लेकर मजाकिया बहस में व्यस्त थे। रेहान को देखते ही सबकी नजरें उसकी ओर उठ गईं। उसकी गंभीरता भरी मौजूदगी ने माहौल को शांत कर दिया। रेहान ने अपनी गहरी, गंभीर आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, चलो सब सो जाओ। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आराम करना जरूरी है। सभी ने बिना किसी विरोध के उसकी बात मान ली। रेहान की उपस्थिति में एक अद्भुत करिश्मा था, जो सभी को अनुशासन में ला देता था। सबने अपनी अपनी जगह ली और जल्दी ही कमरे में हल्की खामोशी छा गई। ओस, जो हमेशा रेहान के करीब रहना चाहती थी, धीरे धीरे उसके पास आकर लेट गई। कुछ पल शांत रहे, फिर रेहान ने अपना दूसरा हाथ धीरे धीरे ओस के सिर पर रखा और उसके बालों को हल्के से सहलाने लगा।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। वह जानती थी कि रेहान उसकी चिंता करता है, लेकिन उसे यह जताना जरूरी नहीं समझता। इस बीच रेहान की निगाहें बाकी सभी पर पड़ी। विनीत और अक्षत गहरी नींद में थे, जबकि अक्षता और वान्या हल्की हल्की फुसफुसाहट में अपनी बातें कर रही थी। रेहान ने एक बार फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो भी बातें करनी है कल के लिए बचा लो, अब सो जाओ। अक्षता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, आपकी बात मान लेते हैं। वान्या ने भी सिर हिलाया और धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह सभी जल्दी उठ गए। आज का दिन बहुत खास था और हर कोई उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। नाश्ता जल्द ही तैयार था और सभी ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। नाश्ते के बाद करणवीर जी ने सबको बाहर बुलाया। बाहर का नजारा अद्भुत था। सड़क पर आधुनिक और नवीनतम तकनीक से लैस कारें लाइन में खड़ी थीं। कारों की चमक और उनका डिजाइन देखकर बच्चों की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठी। करणवीर जी ने हाथ के इशारे से संकेत दिया और सभी अपनी अपनी कारों में बैठ गए। ड्राइवरों ने इंजन चालू किया और कारों का काफिला सड़कों पर आगे बढ़ा। रास्ते भर बच्चे खिड़की से बाहर झांकते रहे और उनकी बातें उत्साह से भरी हुई थी। कुछ देर बाद कारें एक विशाल और भव्य स्थान पर आकर रुकी। जैसे ही सभी कारों से उतरे, उनकी नजर सामने की भव्य इमारत पर गई। यह एक विशाल हवेली की तरह थी, लेकिन उसके चारों ओर गगनचुंबी इमारतें खड़ी थीं, जो उसे और भी प्रभावशाली बना रही थी। उस इमारत के मुख्य द्वार पर सुनहरे अक्षरों में कुछ शब्द उकेरे गए थे। जैसे ही उनकी नजर उन शब्दों पर पड़ी, हर किसी ने अपने अंदर एक गहरी शक्ति और दबाव का अनुभव किया। उन शब्दों में लिखा था, सूर्यवंशी टेलीपोर्टल हॉल। उसने धीमी आवाज में कहा, ये कितना अद्भुत है, क्या ये सच में टेलीपोर्टल हॉल है? वान्या ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हमने इसके बारे में सुना था, लेकिन ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य है। करणवीर जी ने सबको इशारा करते हुए कहा, आओ अंदर चलें, आज तुम्हारे जीवन की एक नई यात्रा शुरू होने जा रही है। ये जगह तुम्हारे प्रशिक्षण और तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का पहला कदम है। फिर करणवीर जी ने सभी को अपने पीछे आने को कहा और सभी बच्चे और सभी बड़े उनके पीछे जाने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हॉल के अंदर की सजावट और तकनीकी उपकरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। दीवारों पर अद्वितीय प्रतीक और चित्र बने हुए थे, जो सूर्यवंशी वंश की ताकत और उनकी विरासत की झलक दिखा रहे थे। हॉल के केंद्र में एक बड़ा मंच था, जिसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें दौड़ रही थी। करणवीर जी ने सबको निर्देश दिया कि वे मंच के पास खड़े हो जाएं। कुछ आगे चलने के बाद वो एक और बेहाल में पहुंचे। वहां पर कई लोग थे जिन्होंने करणवीर जी और बाकी सबका अभिवादन किया। वहां पर कई ऐसे लोग थे जो वहां पर काम करते थे। वहां पर सूर्यवंशी परिवार की अपनी एक रिसर्च टीम थी। वहां पर कई और लोग थे जो सूर्यवंशी परिवार की साइड फैमिली से थे। करणवीर जी ने कहा, चलो आज सभी बच्चों का एक नया सफर है। आज के दिन सभी बच्चे अपना रास्ता खोजने जा रहे हैं। इतना बोल उन्होंने सामने इशारा किया। वहां पर बहुत सारे हाल थे। सबने देखा, वहां पर कुछ रास्ते थे जो एक एक कमरे की तरफ ले जाते थे। वहां पर करीब 10 रास्ते थी, वो सभी एक एक कमरे से जुड़े हुए थे। ये हॉल एक विशाल अनुसंधान केंद्र रिसर्च लैब था। चारों ओर वैज्ञानिक सफेद लैब कोट पहने उपकरणों पर काम कर रहे थे। जगह जगह बड़े मॉनिटर लगे हुए थे, जिन पर सौर मंडल और अन्य ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण हो रहा था। हॉल के बीचों बीच 3 बड़े सिलेंडरनुमा पोर्टल खड़े थे, जो ऊर्जा के धुंधले नीले प्रकाश से चमक रहे थे। पोर्टल्स के चारों ओर हल्का धुआं उठ रहा था, जो उनकी अत्याधुनिक तकनीक का प्रमाण था। पोर्टल्स के पास ही एक बड़ा नियंत्रण पैनल था, जहां वैज्ञानिकों की टीम डिवाइस और मॉनिटर पर काम कर रही थी। हर पोर्टल के ऊपर चमचमाते अक्षरों में उनके कार्य का विवरण लिखा हुआ था। पोर्टल 1, टॉप 5 बेस। ये पोर्टल सबसे सुरक्षित और उच्च स्तरीय बेस में टेलीपोर्ट करता है। इन बेसों में अत्याधुनिक तकनीक, उच्च सुरक्षा प्रणाली और सबसे कुशल योद्धा मौजूद हैं। पोर्टल 2, मिड लेवल बेस। ये पोर्टल 6 से 20 रैंक वाले बेसों में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बेस सामान्य प्रशिक्षण और विकास के लिए आदर्श हैं। यहाँ मध्यम स्तर के खतरों और प्रशिक्षण का सामना करना पड़ता है। पोर्टल 3, लो लेवल बेस। ये पोर्टल 21 से 30 रैंक वाले बेसों के लिए है। ये बेस कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के हालात कठिन होते हैं,
लेकिन ये नई संभावनाओं को तलाशने और सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। करणवीर जी ने बच्चों की तरफ देखा और बोले, ये जो 3 पोर्टल्स तुम देख रहे हो, इनकी मदद से हम तुम्हें अलग अलग बेस पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने पोर्टल 1 की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पहला पोर्टल तुम्हें टॉप 5 बेस में से किसी एक में ले जाएगा। ये बेस सबसे सुरक्षित है और यहाँ तुम्हें अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों, लेकिन इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए तुम्हें अपनी क्षमताओं का उच्चतम प्रमाण देना होगा, कम से कम लेवल 6 तक। इसके बाद उन्होंने पोर्टल 2 की तरफ इशारा किया और बोले, ये दूसरा पोर्टल तुम्हें मिड लेवल बेस में ले जाएगा। ये बेस तुम्हारे कौशल को सुधारने और तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। यहाँ तुम्हें सुरक्षित वातावरण मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी होंगी, लेवल 3 या 4 तक। आखिर में उन्होंने पोर्टल 3 की ओर इशारा किया और गंभीर स्वर में कहा, ये तीसरा पोर्टल तुम्हें लो लेवल बेस में ले जाएगा। ये बेस कठिन परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत मुश्किल होंगे, हालांकि ये तुम्हें असली खतरे से भी अवगत कराएंगे। करणवीर जी ने एक वैज्ञानिक की ओर इशारा किया, जिसने तुरंत नियंत्रण पैनल पर एक बटन दबाया। तीनों पोर्टल्स के चारों ओर ऊर्जा की लहरें और तेज हो गईं। हर पोर्टल के भीतर हल्का हल्का धुआं उठने लगा और उसमें से एक अदृश्य आकर्षण महसूस हो रहा था। वैज्ञानिक ने आगे बढ़कर समझाया, ये पोर्टल्स क्वांटम एनर्जी आधारित सिस्टम पर काम करते हैं। जो व्यक्ति इनसे गुजरता है, वह कुछ ही क्षणों में अपने चुने हुए बेस पर पहुंच जाएगा। करणवीर जी ने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब एक ही जगह टेलीपोर्ट हो, ये तुम्हें अलग अलग बेस में टेलीपोर्ट करेंगे। अगर तुमने पहला 1 से 5 बेस लेवल वाला टेलीपोर्टल चुना तो आप उनमें से कोई भी बेस में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी बेस में नहीं जा सकते। चलो अब सभी पहले साइड फैमिली के लोग आगे बढ़े, उसके बाद साइड फैमिली के बच्चे। सभी बच्चे उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ पोर्टल्स की ओर देख रहे थे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत थी। पहले आगे बढ़े जिसकी पावर लेवल 5 थी वो पहले में गए और जिनकी 5 से कम वो मिडिल लेवल टेलीपोर्टल में गए। किसी ने भी आखिरी वाले को नहीं चुना। सभी के चले जाने के बाद अब रेहान और बाकी सब बच्चे थी। चलो बच्चों, अब तुम सबकी बारी है, करणवीर जी ने उन्हें कहा। अक्षत, अक्षता, विनीत और रेहान सभी को अलविदा कह रहा थे। वान्या और ओस तो रोने लगी थी कि वो अब बहुत लंबे समय तक उनसे नहीं मिल पाएगी। ये देख करणवीर जी बोले, रोना बंद करो, तुम्हारे भाई बहनों की काबिलियत के हिसाब से वो एक बार मुतेंत लेवल जिन भर लेंगे तब वो कभी भी आ जा सकते हैं यहाँ पृथ्वी पर, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन दोनों ने रोना बंद कर दिया। दरअसल पहली बार जो टेलीपोर्ट होता था तब वो कमजोर होने के कारण टेलीपोर्ट होने के वक्त होने वाले स्पेस चेंज से नहीं बच सकता था, जिससे वो इंसान तुरंत टुकड़ों में बदल जाता था। ये सब रोकने के लिए बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता था, इसलिए जो यहाँ से दूसरे ग्रह पर जाता था उसे वहां पर जब तक वो अपने मुतेंत चिन्ह नहीं भर लेता था तब तक उसे पृथ्वी पर वापस नहीं आने दिया जाता था। क्योंकि यहाँ से वहां जा सकते हैं पर वहां से या वापस आना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहां पर कोई डेमी गॉड वहां पर नहीं है। चलो अब आगे बढ़ो, करणवीर जी ने कहा। ये सुन सबसे पहले अक्षता आगे गई, उसने सबको हाथ हिलकर भी कहा, फिर अक्षत और फिर विनीत, फिर रेहान की बारी आई। तभी प्रिया जी बोली, रेहान बेटा याद है ना, तुमने हमसे वहा दिया है। ये सुन रेहान बोला, माँ मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। इतना बोल रेहान तीसरे नो के टेलीपोर्टल की ओर बढ़ गया। करणवीर जी ने कहा, रेहान हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये सुन रेहान ने पहले करणवीर जी की तरफ फिर ओस की तरफ देखा जो उसे हाथ हिलाकर भी कर रही थी। रेहान फिर उस टेलीपोर्टल में घुसा गया और वहां पर कुछ देर के लिए ब्लू लाइट फैल गई। उसके बाद रेहान गायब हो गया। रेहान को लगा जैसे वह किसी अजीब और अनजान सुरंग में बहता चला जा रहा है। उसके चारों ओर फैला अंधेरा उसे डराने की बजाय उत्सुकता से भर रहा था। अचानक एक तेज खिंचाव महसूस हुआ और उसकी गति और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे शून्य से होते हुए किसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहा है। तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द के साथ ही उसकी आंखों के सामने एक चमचमाती सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी ने अंधेरे को पूरी तरह से निगल लिया। रेहान ने दर्द से परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में एक तेज गूंज सुनाई दी, मानो कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे अपने घेरे में ले रही हो। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, रेहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो तुरंत उसकी आंखें एक तेज रोशनी के कारण वापस बंद हो गई।
तभी रेहान को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, सिस्टम ऑन हो गया है। नाम रेहान, उम्र 15 साल, रेस ह्यूमन, पावर लेवल बेसिक लेवल 7, स्किल नो, एलिमेंट फायर, जिन पॉइंट्स बेसिक जिन पॉइंट 0, नोविस जिन पॉइंट 0, म्यूटेंट जिन पॉइंट 0, फैंटम जिन पॉइंट 0, सीक्रेट जिन पॉइंट 0, सुपर जिन पॉइंट 0, सोल लेवल 0। अब तक रेहान को लगा जैसे वह किसी अजीब और अनजान सुरंग में बहता चला जा रहा है। उसके चारों ओर फैला अंधेरा उसे डराने की बजाय उत्सुकता से भर रहा था। अचानक एक तेज खिंचाव महसूस हुआ और उसकी गति और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे शून्य से होते हुए किसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहा है। तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द के साथ ही उसकी आंखों के सामने एक चमचमाती सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी ने अंधेरे को पूरी तरह से निगल लिया। रेहान ने दर्द से परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में एक तेज गूंज सुनाई दी, मानो कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे अपने घेरे में ले रही हो। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, रेहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो तुरंत उसकी आंखें एक तेज रोशनी के कारण वापस बंद हो गई। रेहान ने उस आवाज को ध्यान से सुना। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो उसके शरीर और मन में कुछ बदल रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। पहली बार उसकी आंखों के सामने चमचमाती सफेद रोशनी का तेज असर कम हो गया और उसने अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू किया। अब आगे उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। वह एक घने जंगल के बीच खड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं था। वहां के पेड़ बेहद ऊंचे और चौड़े थे। उनकी शाखाओं से नीले और हल्के सुनहरे रंग की चमकती लताएं लटक रही थीं। पत्तों पर मानो कोई जादुई रोशनी फैली हुई थी, जो हल्की हलचल के साथ चमक और मंद होती जा रही थी। जमीन पर फैली घास बेहद नर्म और हरे नीले रंग की थी, जैसे किसी काल्पनिक दुनिया की सतह हो। चारों ओर छोटे छोटे चमकीले कीड़े उड़ रहे थे, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। दूर दूर तक देख रहे पेड़ पौधों से हल्की खुशबू आ रही थी, जो रेहान को सुकून और जिज्ञासा दोनों का अनुभव करा रही थी। उसने देखा कि उसके सामने एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। ये रास्ता साधारण मिट्टी का ही था, लेकिन उसे इस तरह समतल और साफ बनाया गया था कि यह इंसानों के हाथों का काम लग रहा था। रास्ते के किनारे छोटे छोटे पत्थरों को बड़े करीने से सजाया गया था और उनकी सतह पर हल्के चमकीले चिन्ह बने हुए थे। रास्ता सीधा आगे की ओर जाता था और उसके दोनों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। इन फूलों की पंखुड़ियों पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वे जिंदा हों और अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। पेड़ों के बीच हल्की धुंध सी फैली हुई थी, लेकिन ये कोई साधारण धुंध नहीं थी। ये हल्की चमकती हुई और ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे ये पूरे वातावरण को जादुई बना रही हो। रेहान ने चारों ओर देखा और एक लंबी सांस ली। ये जगह पूरी तरह से अलग और अद्भुत थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसने खुद से कहा, ये कौन सी जगह है? क्या ये वही बेस है जहां मुझे भेजा गया है? रेहान वहां से आगे बढ़ा, तब उसे एहसास हुआ कि वहां पर और भी ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हैं। तभी रेहान को कुछ आवाजें सुने दी। रेहान थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके सामने उसे कुछ लोग दिखाई दिए, जिन्होंने कुछ प्राचीन भारतीय संस्कृति और आजकल के वीडियोस गेम्स में दिखाए जाते थे वैसे आर्मोर पहने थे। वहां पर 4 लोग थे, उनके हाथों में अलग अलग हथियार थे। उनके हाथ तलवार, भाला और बॉन और एरो थे। तभी रेहान को उसमें से लड़के की आवाज सुने दी, ओह हेलो, वहाँ कौन है? जब रेहान ने देखा कि उन लोगों ने उसे देख लिया है, वो धीरे धीरे बाहर निकला। रेहान के पास करणवीर जी की दी हुई ब्लैक ऑप्स स्वॉर्ड थी। रेहान धीरे धीरे उनके पास गया। तभी उन चारों में से एक लड़का, जो पतला और दुबला था और उसके चेहरा बिल्कुल किसी पड़ाकू की तरह दिख रहा था, बस चश्मे की कमी थी, वो आगे आया और बोला, दोस्त डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे क्या तुम अभी अभी टेलीपोर्ट हुए हो? यह सुन रेहान ने उन्हें देखा। रेहान अभी भी अपने चेहरे पर वही काला मास्क लगा रखा था। रेहान ने कहा, मैं आज ही यहाँ टेलीपोर्ट हुआ हूँ, क्या मुझे बता सकता है कि ये कौन सा बेस है और मैं अभी कहाँ हूँ? वैसे रेहान जानता था टेलीपोर्ट हमेशा उन्हें बेस के आसपास ही टेलीपोर्ट करेगा।
वो दुबला पतला लड़का बोला, दोस्त अच्छा है तुम हमसे मिल गए, अगर तुम उस शैतान के हाथ लग जाते तो तुम्हारा क्या हाल होता ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये सुन रेहान बोला, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तभी उन चारों में से एक मोटा लड़का आगे आए और बोला, इसकी बताओ को मत सुनो, दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को बुली करते हैं, चाइना मत करना, हम वैसे नहीं है, वैसे हम यहाँ पर नए आए लोगों के लिए ही खड़े हैं, हमें मिलिट्री में से भर्ती किया गया है। ये सुन रेहान ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसे पता था यहाँ इस दुनिया में किसी को मारने पर कोई पुलिस नहीं आएगी, भले यहाँ कोई किसी को खुलेआम ना मार सके पर छुपकर उस पर हमला कर ही सकता है। रेहान को ये भी पता था जो यहाँ ताकतवर होगा सब उसी के आगे झुकेंगे। रेहान ने उन्हें देखा और कहा, आप सबका शुक्रिया, पर मैं जान सकता हूँ कि बेस किसी तरफ है और ये कौन से नौका बेस है। ये सुन वो मोटा लड़का बोला, वैसे ये 21 नौका बेस है और बेस इस रास्ते पर चलने पर तुम्हें आगे ही गेट मिल जाएगा। ये सुन रेहान ने उसे और बात नहीं की और शुक्रिया कहकर आगे निकल गया। तभी उस चारों में से एक लड़का बोला, जिसकी बोसी एकदम फिट थी और वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा था, वो बोला, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। ये सुन रेहान रुक गया और बोला, मेरा नाम रेहान है। इतना बोल वो पलटा और जाने लगा, क्योंकि रेहान को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। ये देख उस लड़के की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो बोला, रुको, तुमने ये मास्क क्यों लगाया है और तुमसे किसने जाने के लिए कहा। ये सुन वो तीनों लड़के उसे देखने लगे। रेहान भी रुका और बोला, मास्क लगाना और ना लगाना मेरी मर्जी, इससे तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है। ये सुनो उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तभी वो मोटा लड़का बीच में आया और उस लड़के को शांत किया और रेहान को जाने के लिए कहा। रेहान को भी वहां रुकना नहीं था, वो भी वहां से निकल गया। उसके जाने पर उस लड़के ने मोटे को एक साइड धक्का दिया और कहा, मुझे क्यों रोका, भले ही हम किसी को परेशान ना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि नए आए लोग हमसे ऐसे एटीट्यूड में बात करें। इतना बोल वो भी वहां से चला गया। रेहान का अनजान सफर और नए अनुभव। रेहान आगे बढ़ते हुए चारों ओर फैले अद्भुत वातावरण का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह केवल एक नया ग्रह ही नहीं, बल्कि एक नई दुनिया थी। हवा का प्रभाव और वातावरण का अनुभव। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध और ताज़ा थी कि वह उसके फेफड़ों में भरते ही उसके पूरे शरीर को स्फूर्ति से भर देती थी। तभी उसे करणवीर जी की बातें उसे याद आई, जिन्होंने कहा था कि अन्य ग्रहों की हवा में अलग अलग तत्व होते हैं, जो वहाँ के जीवों के लिए अनुकूल होते हैं। परंतु यहाँ की हवा में एक हल्का गर्म एहसास भी था। रेहान ने अंदाजा लगाया कि यह संभवतः उस फायर फ्रूट के प्रभाव के कारण था, जिसे उसने पहले ग्रह पर खाया था। रास्ते पर चलते हुए वह बार बार अपने वातावरण को देख रहा था। पेड़ों की ऊंचाई 40-50 मीटर से भी अधिक थी और उनकी शाखाओं पर चमकती हुई नीली और सुनहरी लताएं ऐसे लटक रही थीं, मानो किसी अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह कर रही हों। पत्तों से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी और उनकी सरसराहट में एक अद्भुत संगीत सा एहसास हो रहा था। कुछ देर और चलने के बाद रेहान एक विशाल दरवाजे के सामने आ गया। रेहान ने अपने कदमों को धीमा किया। उसकी नजरें उस विशाल दरवाजे और उसके आसपास के वातावरण का गहराई से मुआयना कर रही थी। दरवाजा किसी साधारण संरचना का हिस्सा नहीं था, यह अपने आप में एक अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण था। 20 मीटर ऊंचा और 10 मीटर चौड़ा ये दरवाजा गहरे काले धातु से बना हुआ था, जिसकी सतह पर उभरी हुई जटिल नक्काशियां थीं। दरवाजे के दोनों ओर एक मजबूत दीवार फैली हुई थी, जो कम से कम 5-6 मीटर चौड़ी थी। ये दीवार गहरे भूरे पत्थरों से बनी थी, जिनमें हल्की दरारें झलक थी। ऐसा लग रहा था कि इन दीवारों में किसी प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। दीवार के कोनों पर छोटे छोटे टावर बने हुए थे, जिनकी चोटी पर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। यह नजारा इतना भव्य और अद्भुत था कि रेहान कुछ पल के लिए ठहर कर इसे देखता रह गया। दरवाजे के पास और भी लोग मौजूद थे। ये लोग उसी तरह के आर्मर और हथियारों से सुसज्जित थे, जैसे पहले मिले 4 लोगों ने पहने थे। यहाँ के लोगों का आर्मर चमकीले धातु का था, जिसमें हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। कुछ के पास तलवारें थीं, तो कुछ के पास भाले और धनुष बाण। रेहान समझ गया ये पहले मिले लोगों के पास हथियार थे उससे अलग है, क्योंकि ये डेविल सोल हथियार और आर्मोर थे। उनके चेहरे पर सतर्कता और अनुभव झलक रहा था। वे हर आने जाने वाले व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे। उनके हेलमेट, जो उनके चेहरे का अधिकांश हिस्सा छुपा रहा था, उनके हथियार साधारण नहीं, बल्कि जादुई ऊर्जा से भरपूर लग रहे थे। रेहान धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा,
उसे वहां खड़े एक पहरेदार ने रोक दिया। पहरेदार ने रेहान की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रेहान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मेरा नाम रेहान है। मैं अभी अभी टेलीपोर्ट हुआ हूँ। मुझे 21 नंबर बेस में आने का निर्देश दिया गया था। पहरेदार ने रेहान की ओर गौर से देखा। उसकी नजरें रेहान के काले मास्क पर ठहरी। फिर उसने एक रेहान से उसका इट कार्ड मग दूसरे ग्रहों में जाने से पहले एक खास इट कार्ड लगता था जिस पर जो मुहर होती थी उसकी कोई कॉपी नहीं कर पाता था। रेहान जाता था, ये लोग जरूर मिलिट्री के लोग हैं। रेहान ने अपना इट पास उन्हें दे दिया। तुम्हारी पहचान सत्यापित हो गई है। अंदर जाओ, पर याद रखना, यहाँ के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उसके बाद उसने उसे एक गोल चीज दी और कहा, ये तुम्हारे कमरे की चाबी है। अब से इस पर जो अंक लिखा है वो तुम्हारा कमरा होगा। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया और दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। तभी उस गार्ड ने रेहान को वापस रोका। रेहान ने उसकी तरफ देखा। उस गार्ड ने कहा, यहाँ सावधान रहना, किसी से मत उलझना। तुम अभी यहाँ नए हो इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। तुम यहाँ के बारे में अभी नहीं जानते इसलिए बेवजह किसी से पंगा मत लेना। रेहान ने हाँ में सर हिलाया। वो जनता था वो गार्ड बस उसकी भलाई के लिए ये सब कह रहा है। फिर वापस आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एक और विशाल दुनिया का अनुभव हुआ। बेस के अंदर कई इमारतें थीं, जो अलग अलग आकार और ऊंचाई की थीं। इन इमारतों की बनावट आधुनिक और प्राचीन शैली का मिश्रण थी। कुछ इमारतें मीनारों के साथ थीं, तो कुछ घने वृक्षों के बीच छिपी हुई लग रही थी। बेस के केंद्र में एक बड़ा चौराहा था, जहां कई लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। यहाँ का वातावरण किसी छोटे से शहर जैसा था, लेकिन हर चीज में एक सैन्य अनुशासन झलक रहा था। पर वह लोग हथियार और कई तरह के अलग अलग तरह के जानवरों पर सवारी कर रहे थे। ये सब देख रेहान को अंदर से बहुत उत्साह महसूस हो रहा था, पर वो अभी भी शांत था। रेहान ने बेस का जायजा लिया और खुद से कहा, ये जगह जितनी अद्भुत दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। मुझे यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वहां पर कसीस लोग अपने अपने गुट में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रेहान को उस गार्ड ने पहले ही बता दिया था उसे किस तरफ जाना है। रेहान बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो जानता था यहाँ जितनी शांति थी इससे ये मतलब नहीं कि यहाँ पर कोई जंग नहीं छिड़ सकती। प्रिया जी ने पहले ही बता दिया था, ऐसे लो लेवल बेस में छोटी छोटी बातों पर भी लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, इसलिए उसे सावधान रहना था तब तक जब तक वो अपनी जगह यहाँ नहीं बना लेता। रेहान चलते हुए एक जगह पहुंचा जहां पर कई सारे घर थे। रेहान ने देखा वहां कई तीन इमारत के घर भी है। रेहान ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसे घर का नो 13 था। रेहान पहले अपने कमरे में जाना चाहता था। रेहान जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश करता है, वह महसूस करता है कि यहाँ की सामान्यता और उसकी विशालता में एक अजीब सा संतुलन था। कमरे की दीवारें हल्के भूरे रंग के पत्थरों और लकड़ी से बनी थी, जिनकी बनावट में एक ठंडी सी सुंदरता थी। दरवाजे से भीतर आते ही रेहान का ध्यान कमरे के केंद्र में रखे बड़े बिस्तर पर जाता है। बिस्तर की चादरें सफेद और मुलायम थीं, जो कमरे की सीधी और शांतिपूर्ण ऊर्जा के साथ मेल खाती थी। इसके पास एक अलमारी थी, जिसमें केवल कुछ पुराने कपड़े और चीजें रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में चिमनी लगी थी, जो कमरे को गर्माहट प्रदान करती थी। चिमनी के पास दो खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का दृश्य दिखाई देता था। एक और कमरे में कुछ क्रिस्टल रखे थे, जो हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे, जिससे पूरे कमरे में एक रहस्यमयी और जादुई सी आभा बन रही थी। टेबल और दो कुर्सियां कमरे के एक और कोने में रखी हुई थी, जो एक साधारण लेकिन आरामदायक वातावरण प्रदान कर रही थी। कमरे में जो सबसे खास बात थी, वह थी उसकी विशालता। यहाँ इतनी जगह थी कि रेहान को यह महसूस हुआ कि इस कमरे में 3 हाथी भी आराम से समा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद कमरे का रूप अधिक बड़ा या बहुत शानदार नहीं था। एक तरफ छोटा सा किचन था, लेकिन उसमें कोई खाद्य सामग्री या अन्य चीजें नहीं रखी थी, केवल कुछ लकड़ियां रखी हुई थी। रेहान ने कमरे का मुआयना किया, फिर धीरे से खुद से कहा, यहाँ आराम है, लेकिन मुझे यहाँ रहकर अपनी जगह बनानी होगी। कमरे की सादगी और स्थिरता ने उसे एक नए जीवन की शुरुआत की याद दिलाई। लेकिन ये भी स्पष्ट था कि यह जगह उतनी आसान नहीं होगी, जितना वह सोच रहा था। रेहान ने अपने साथ जो बैग लाया था उसे एक साइड रखा और बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसे टेलीपोर्ट करते वक्त जो थकन महसूस हुई थी, इसकी वजह से वो तुरंत सो गया। रेहान को सोए अभी 2 घंटा ही बिता था कि तभी उसकी नींद
खुल गई। रेहान ने खुद को देखा और फिर वो खा रहा और वो अपने साथ जो ब्लैक ओब के कपड़े जो एकदम सन्य कपड़ों डे से ही दिख रहे थे पर असलम में उनका भर ज्यादा था उन्हें पहन लिया। इसे रेहान के लिए प्रियाजी ने तैयार करवाया था जिससे उसकी थोड़ी बहुत सुरक्षा निश्चित हो सके। रेहान ने एकदे बदले और ब्लैक और का खजर जो वो अपने साथ लाया था उसे अपने साइड में लटकाकर वो बाहर निकाल गया। उसे यहाँ चोरी होने की चिंता नहीं थी क्योंकि यहाँ का रूल था कोई भी इंसान दूसरे के घर में नहीं जा सकता। रेहान घर से बाहर निकाल गया और अपने आसपास देखने लगा। रेहान वापस उस चौराहे की तरफ जाने लगा। रेहान सबसे पहले यहाँ का एक नक्शा खरीदना चाहता था और आसपास की जानकारी लेना चाहता था। सबसे पहले रेहान चौराहे के पास खड़ा अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके रास्ते में उस मोटे लड़के को आते देखा जिससे वो पहले मिला था। रेहान को देखकर वो मोटा लड़का उसे पहचान ही नहीं पाया क्योंकि इस वक्त रेहान ने कोई मास्क नहीं लगा रखा था और आसपास की कुछ लड़कियां भी रेहान को घूर रही थी। कुछ तो रेहान से मुए मने 4-5 साल बड़ी भी थी। रेहान उस मोटे लड़के के पास गया। उस मोटे लड़के का नाम उसे पता नहीं था पर जब पहल के उनके ग्रुप के पास से गुजरा था तब उनमें से एक लड़के ने उसे फेटा कहा था। रेहान उसे पास गया और कहा फिर से मिलाकर अच्छा लगा। ये सुन फेटी उसे देखने लगा तो रेहान बोला मैं वही हूँ, हम अभी 2 घंटे पहले ही मिले थी, मैंने तब कला मस्का लगा रखा था। ये सुन फेटी को याद आ गया। वो बोला अरे दोस्त तुम यहाँ, बोलियो कोई काम था? ये सुन रेहान ने कोई ज्यादा बात ना करते हुए सीधा पूछा दरअसल मैं यहाँ नया हूँ और मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एक नक्शा खरीदना चाहता हूँ और यहाँ की जानकारी लेना चाहता हूँ। ये सुन फेटी ने कहा इतनी सी बात दोस्त? फिर उसे चौराहे की एक तरफ के रास्ते की तरह इशारा किया और कहा ये रास्ते पर जाओ, तुम्हें वहां पर एक नक्शे की दुकान मिल जाएगी, वहां पर तुम्हें गाइड बुक भी मिल जाएगी। रेहान ने उससे शुक्रिया कहा और उस तरफ चला गया जहां उसने उसे जाने के लिए कहा था। रेहान लगभग 200 मीटर चलते हुए एक दुकान के पास पहुंचा। दुकान का नाम पढ़कर वह थोड़ी हैरान हो गया क्योंकि दुकान का नाम था सच्ची राह के नक्शे। नाम सुनकर रेहान ने मन में सोचा ये नाम किसी दुकान का नहीं बल्कि किसी ढोंगी बाप के संदेश जैसा लगता है। कौन सा व्यापारी अपनी दुकान का ऐसा नाम रखता है? फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा और अंदर कदम रखा। रेहान लगभग 200 मीटर चलते हुए एक दुकान के पास पहुंचा। दुकान का नाम पढ़कर वह थोड़ी हैरान हो गया क्योंकि दुकान का नाम था तारांकन, सच्ची राह के नक्शे, तारांकन। नाम सुनकर रेहान ने मन में सोचा तारांकन, ये नाम किसी दुकान का नहीं बल्कि किसी गहरी बात या संदेश जैसा लगता है। कौन सा व्यापारी अपनी दुकान का ऐसा नाम रखता है? तारांकन। फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा और अंदर कदम रखा। दुकान दिखने में बहुत आलीशान तो नहीं थी लेकिन इसका आकार ठीक ठाक था। दरवाजे से अंदर जाते ही एक हल्की सी खुशबू ने उसे घेर लिया। ये खुशबू कुछ अजनबी सी थी लेकिन बहुत ही सुकून देने वाली थी, जैसे किसी पुराने नोटबुक की महक जिसमें समय की छाप हो। ये खुशबू पूरी दुकान में फैली हुई थी जिससे अंदर की हवा में एक प्रकार का सुकून और शांति महसूस हो रही थी। दुकान के अंदर चारों ओर पुराने और नए मैप्स, ग्रंथ और किताबें रखी हुई थीं। अलमारियों पर किताबें इस तरह सजी हुई थीं मानो वे अपने अपने स्थान पर आराम से बैठी हों। यहाँ कोई जोर से रोशनी नहीं थी बल्कि हल्की सी मंद रोशनी थी जो दुकान को एक पुरानी और ऐतिहासिक आभा दे रही थी। दुकान के एक कोने में एक बड़ा सा मेज था जिसमें कई तरह के नक्शे, मानचित्र और प्राचीन दस्तावेज रखे हुए थे। कुछ किताबों की स्याही की महक तो कुछ पुराने कागजों की गंध ने पूरे माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। रेहान ने इन सब पर ध्यान दिया और फिर अपनी जिज्ञासा के चलते धीरे से दुकानदार से पूछा, इस दुकान का नाम बड़ा अजीब है, क्या यहाँ कुछ खास मिलता है? दुकानदार ने हंसते हुए उत्तर दिया, यहाँ हर नक्शा और हर रास्ता किसी ना किसी सच्चाई की ओर इशारा करता है। हर राह अपनी जगह पर सच्चाई लेकर आती है। रेहान को यह जवाब थोड़ा रहस्यमय लगा लेकिन वह और ज्यादा पूछे बिना दुकान में घुस गया। तो अब आगे क्या होने वाला है ये कल पता चलेगा। रेहान लगभग 200 मीटर चलते हुए एक दुकान के पास पहुंचा। दुकान का नाम पढ़कर वह थोड़ी हैरान हो गया क्योंकि दुकान का नाम था तारांकन, सच्ची राह के नक्शे, तारांकन। नाम सुनकर रेहान ने मन में सोचा तारांकन, ये नाम किसी दुकान का नहीं बल्कि किसी गहरी बात या संदेश जैसा लगता है। कौन सा व्यापारी अपनी दुकान का ऐसा नाम रखता है? तारांकन। फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा और अंदर कदम रखा। दुकान दिखने में बहुत आलीशान तो नहीं थी
लेकिन इसका आकार ठीक ठाक था। दरवाजे से अंदर जाते ही एक हल्की सी खुशबू ने उसे घेर लिया। ये खुशबू कुछ अजनबी सी थी, लेकिन बहुत ही सुकून देने वाली थी, जैसे किसी पुराने नोटबुक की महक, जिसमें समय की छाप हो। ये खुशबू पूरी दुकान में फैली हुई थी, जिससे अंदर की हवा में एक प्रकार का सुकून और शांति महसूस हो रही थी। दुकान के अंदर चारों ओर पुराने और नए मैप्स, ग्रंथ और किताबें रखी हुई थी। अलमारियों पर किताबें इस तरह सजी हुई थीं, मानो वे अपने अपने स्थान पर आराम से बैठी हों। यहाँ कोई जोर से रोशनी नहीं थी, बल्कि हल्की सी मंद रोशनी थी, जो दुकान को एक पुरानी और ऐतिहासिक आभा दे रही थी। दुकान के एक कोने में एक बड़ा सा मेज था, जिसमें कई तरह के नक्शे, मानचित्र और प्राचीन दस्तावेज रखे हुए थे। कुछ किताबों की स्याही की महक तो कुछ पुराने कागजों की गंध ने पूरे माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। रेहान ने इन सब पर ध्यान दिया और फिर अपनी जिज्ञासा के चलते धीरे से दुकानदार से पूछा, इस दुकान का नाम बड़ा अजीब है, क्या यहाँ कुछ खास मिलता है? दुकानदार ने हंसते हुए उत्तर दिया, यहाँ हर नक्शा और हर रास्ता किसी ना किसी सच्चाई की ओर इशारा करता है। हर राह अपनी जगह पर सच्चाई लेकर आती है। रेहान को यह जवाब थोड़ा रहस्यमय लगा, लेकिन वह और ज्यादा पूछे बिना दुकान में घुस गया। दुकानदार की रहस्यमय बातें सुनने के बाद रेहान ने ध्यान से चारों ओर देखा। वह समझ गया था कि यहाँ की हर चीज की कीमत केवल पैसों से नहीं, बल्कि समझ और उपयोगिता से जुड़ी हुई है। उसने दुकानदार से सीधा पूछा, मुझे इस जगह का सबसे अच्छा और सबसे विस्तृत नक्शा चाहिए, जो न केवल रास्तों को दिखाए बल्कि हर क्षेत्र की उपयोगिता और खतरों के बारे में भी बताए। दुकानदार ने एक हल्की मुस्कान के साथ एक अलमारी की ओर इशारा किया। वह धीरे से उठा और एक पुराने चमड़े से बंधा हुआ नक्शा निकाल लाया। नक्शा बड़ा था और उसकी सतह पर चमकती हुई हल्की सुनहरी लकीरें थीं। यह नक्शा तुम्हें हर छोटे बड़े रास्ते, जंगलों और खतरनाक इलाकों के बारे में जानकारी देगा। लेकिन ये केवल नक्शा नहीं है। इसे समझने के लिए तुम्हें इसे पढ़ने और महसूस करने की कला सीखनी होगी। रेहान ने नक्शे को अपने हाथ में लिया। ये सामान्य नक्शा नहीं था। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। नक्शे पर दिखाए गए इलाके केवल स्थिर चित्र नहीं थे, वे मानो जी रहे थे। छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ती और टूटती दिख रही थीं। इसकी कीमत क्या है? रेहान ने थोड़ी गंभीरता से पूछा। दुकानदार ने जवाब दिया, 2 लाख। लेकिन यह नक्शा तुम्हारे लिए केवल एक वस्तु नहीं होगा, ये तुम्हारा साथी बनेगा। रेहान ने अपनी जेब से 2 लाख निकालकर दुकानदार को दिए। उसके पास केवल 5 लाख थे, लेकिन उसने सोचा कि इस नक्शे के बिना उसकी यात्रा असंभव हो सकती है। राशन और जरूरी सामान की खरीदारी। दुकान से बाहर निकलते ही रेहान ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। उसने कुछ सवाल किए कि यहाँ सबसे अच्छी राशन की दुकान कहाँ है और पानी के भंडारण के लिए कौन सी बोतलें सबसे अच्छी होती हैं। कुछ देर बाद वह एक छोटे से बाजार में पहुंच गया। बाजार में हलचल थी। अलग अलग दुकानें अपनी चीजें बेचने में व्यस्त थीं। रेहान ने सबसे पहले खाने पीने का सामान खरीदा, सूखा भोजन, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब न हों। पानी की बोतलें। यहाँ की बोतलें सामान्य बोतलों से अलग थीं। ये मजबूत और हल्की थीं, जो लंबे समय तक पानी को ठंडा रख सकती थी। जाल और औजार। जंगल में शिकार के लिए उपयोगी जाल, चाकू और एक छोटी कुल्हाड़ी। कपड़े और बिस्तर का सामान, ठंडे इलाकों के लिए गर्म कपड़े और एक हल्का लेकिन मजबूत कंबल। ये सब खरीदने के बाद उसके पास अब केवल 1 लाख रुपए ही बचे थे। वापस कमरे में लौटना। सामान खरीदने के बाद रेहान अपने कमरे में लौट आया। उसने अपने सामान को व्यवस्थित किया। खाने पीने की चीजें एक तरफ रखी और शिकार के औजार और नक्शा अलग जगह पर। वह ये जानता था कि अब उसके पास सीमित संसाधन हैं और उसे इनका समझदारी से उपयोग करना होगा। रेहान ने कुछ देर बाद फ्राश होने चला गया। उसे खरीदारी करने में 3 वक्त हो गए कि अब शाम होने वाली थी। रेहान ने कुछ देर बाद अपने साथ जो खाना लाया था उसे पकाया और अपना खाना कहता किया। अब तक रात हो गई थी। उसके रेहान ने सब साफ किया और उस टेबल पर उसने वो नक्शा खोल दिया जो वो अपने साथ लाया था। वो नक्शा 2 फीट का था। रेहान ने उसे टेबल पर फैलाया और उसे साथ जो वो गाइड बुक लाया था वो लेकर एक चेयर खींचकर बैठ गया।
उस गाइड बुक में बेस के आसपास के इलाका में कौन से जावर है और वो कौन कौन से लेवल और कौन कौन से रास्ते आसपास है। वो किताब पूरे 5 पानी की थी, क्योंकि उसमें बेस के आसपास ही नहीं बेस दूसरे के इलाकों के बारे में भी जानकारी थी, पर वो जानकारी इतनी स्पष्ट नहीं थी। फिर भी उससे थोड़ा बहुत सही ही मदद मिल सकती है। रेहान ने नक्शे में देख देख कर उन एलियंस की जगह याद कर ली जिनका शिकार करना आसान है। रेहान ने देखा इस बेस के उत्तर की साइड में एक ब्लैकवुड फॉरेस्ट और एक पहाड़ है जो खतरनाक नाम जानवरों से भरा पड़ा है, इसलिए इसे पार कर दूसरे साइड जाना बहुत मुश्किल है, या ये कहे कि असंभव है। रेहान को उस गाइड बुक में ये भी जानकारी मिली कि इस बेस में कुल मिलाकर 3 बार हमला हुआ है, पर बेस फिर भी उन हमलों से बच गया है। बहुत लंबे वक्त से अब बेस पर कोई हमला नहीं हुआ है। आखिरी बार जो हमला हुआ था, जो एक स्नेक की सेना थी जिसे एक सीक्रेट ब्लड एलियन कंट्रोल कर रहा था, भले वो स्नेक किंग ज्यादा ताकतवर था, पर वो कभी भी सामने से लड़ने नहीं आया, और जिस स्नेकर्स ने हमला किया था वो सभी बेसिक लेवल या नोविस लेवल के थे। रेहान ने पढ़ा इन स्नेक को मारने पर तलवार की डेविल सोल मिलती है। उन तलवारों पर कुछ जहर भी होता है जो वार करने पर किसी को थोड़ी के लिए उसे हिस्से को सुन कर सकते हैं, पर ये ज्यादा ताकतवर लोगों पर काम नहीं आता है। फिर रेहान ने कुछ और जानकारी पढ़ी और फिर उसे रख दिया। रेहान को पढ़ते पढ़े बहुत देर हो गई थी। इस नक्शे के साथ मेरी यात्रा अब आसान हो जाएगी, रेहान ने खुद से कहा। फिर उसने पानी की बोतलें भरी, सूखा भोजन एक बैग में रखा और बिस्तर को अपने लिए तैयार किया। रेहान ने सोच लिया था कल वो कुछ बेसिक लेवल एलियंस को मारेगा और जिन पॉइंट हासिल करेगा अगले दिन। आज रेहान को इस मार्कस पर आए हुए एक पूरा दिन गुजर गया था। रेहान अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और कल जो वो सामना लाया था उससे खाना बनाने लगा। रेहान अभी पत्थरों को घिसकर आग जला रहा था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आधुनिक चीज नहीं थी। अरे यार, अच्छा होता कि मैं जल्द से जल्द म्यूटेंट लेवल हासिल कर लूं, जिससे मैं आग का इस्तेमाल तो कर सकूं और मुझे ऐसा आग नहीं जलाने पड़ेगी। रिया कल जब बाजार में घूम रहा था तब उसने कई लोगों को अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए देखा था। मार्कस पर लोग अभी भी सिर्फ अपने छोटे मोटे काम के लिए ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा एलिमेंट का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल है। वो सिर्फ आगा लगाना या बाकी कुछ काम में आ सकता है, इसके अलावा इस दुनिया में छोटे मोटे स्वॉर्ड के साथ एलिमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेहान ने ये सब खाया, साइड किए और आग जलाकर खाना बनाया और अपने साथ भी कुछ खाना ले लिया और तैयार होकर घर से निकल गया। रेहान किसी की भी नजरों में आए बिना बेस से बाहर निकल गया। रेहान ने मैप में देखा था, यहाँ पास में सबसे कमजोर एलियंस हरे खरगोश है। रेहान ने उस जगह का रास्ता देखा और उस तरफ जान लगा। रेहान ने बेस के पूर्व की ओर जा रहा था। वहां पर एक घना जंगल था, पर गाइड बुक के हिसाब से ये इतना खतरनाक नहीं है जब तक इसकी गहराई में ना जाया जाए। रेहान एक घुमावदार रास्ते से आगे बढ़ा और कुछ देर बाद वो हरे खरगोशों के इलाके में पहुंच गया। रेहान उस घाटी में पहुंचा जहां गाइड बुक के अनुसार हरे खरगोशों का बसेरा था। ये घाटी दिखने में बेहद शांत लग रही थी, लेकिन रेहान जानता था कि यह केवल बाहरी आभास था। घाटी का प्रवेश द्वार संकीर्ण था और दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें थीं, जिन पर छोटी छोटी लताएं लटक रही थी। हवा में हल्की सी मिट्टी और नमी की गंध थी, जो इस जगह को रहस्यमय आकर्षक बना रही थी। जैसे ही रेहान ने घाटी में कदम रखा, उसने देखा कि दूर दूर तक हरे खरगोश घूम रहे थे। ये साधारण खरगोशों से थोड़े अलग थे। उनका आकार सामान्य खरगोशों से दोगुना बड़ा था और उनकी त्वचा पर हल्की हरी चमक थी। उनकी आंखें गहरे काले रंग की थी जो ब्लैक होल जैसी दिखती थी। उनके कान लंबे और तेज नोक वाले थे और उनके दांतों में एक विचित्र सफेदी झलक रही थी। रेहान ने घाटी के अंदर नहीं गया, इसके बजाय घाटी के बाहर ही एक पत्थर के पीछे चला गया। रेहान जानता था ये खरगोश ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर इनकी स्पीड कमाल की है। ये खरगोश बहुत तेज है। ये आमतौर पर तो डरकर भाग जाते हैं खतरे के वक्त, पर जब इन्हें लगता है कि ये मरने वाले हैं तो ये अपन स्पीड के साथ अपने नुकीले दांतों से हमला करते हैं। घाटी के बाहरी क्षेत्र में खरगोशों के छोटे छोटे झुंड थे जो घास चर रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। लेकिन रेहान ने देखा कि जब भी उनमें से कोई अपनी पूंछ हिलाता, तो उसकी पूंछ से एक हरे रंग का हल्का बादल जैसा धुआं निकलता। ये गाइड बुक में लिखे विवरण से मेल खाता था, जिसमें कहा गया था कि इन खरगोशों की पूंछ से निकलने वाला धुआं हल्का जहरीला हो सकता है। ये इंसानों को कुछ देर के लिए भ्रमित कर सकता है। रेहान ने घाटी के भीतरी हिस्से की ओर नजर दौड़ाई, जहां घनी झाड़ियों के पीछे एक और बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा था। वह समझ गया कि यह वही जगह होगी जहां खरगोश किंग का बसेरा है।
गाइड बुक के अनुसार खरगोश किंग एक म्यूटेंट स्तर का प्राणी था, जो साधारण खरगोशों से बहुत बड़ा और खतरनाक था। रेहान ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि वह अभी इस इलाके के बाहरी हिस्से में था और उसने खरगोश किंग से दूर रहने का फैसला किया। उसने घाटी के किनारे पर ही अपने पहले शिकार की योजना बनाई। रेहान ने खरगोशों के झुंड की ओर ध्यान केंद्रित किया। झुंड के किनारे पर दो हरे खरगोश थे, जो बाकी समूह से थोड़े अलग हो गए थे। उनकी तेज गति और फुर्ती को देखकर रेहान समझ गया कि सीधा हमला करना व्यर्थ होगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली, जिसमें पर्पल रंग का तरल भरा हुआ था। ये तरल एक खास खुशबू लिए था, जिसे रेहान ने खासतौर पर ऐसे लो लेवल के एलियन जानवरों को लुभाने के लिए ही खरीदा था। रेहान ने बोतल को धीरे से खोला और उसके अंदर से एक बूंद तरल को हवा में छिड़क दिया। फिर उसने उस तरल की एक बूंद को खरगोशों के करीब जमीन पर टपका दिया। कुछ ही क्षणों में हवा में खुशबू फैल गई। रेहान ने देखा कि दोनों खरगोशों ने अपने लंबे कान खड़े कर लिए और नाक को सूंघने की गति तेज कर दी। खुशबू से मोहित होकर दोनों खरगोश धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे, जहां रेहान उन्हें ले जाना चाहता था। रेहान ने सावधानी से कदम बढ़ाए। वह हर कुछ दूरी पर तरल की एक बूंद टपकाता रहा। खरगोश, जो पहले चौकस लग रहे थे, अब पूरी तरह से खुशबू के पीछे खींचते जा रहे थे। रेहान ने घाटी के एक सुरक्षित स्थान के करीब पहुंचने पर रुककर अपने पहले से तैयार जाल की ओर देखा। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी जाल था, जो रेहान ने मजबूत बेलों और छिपी हुई रस्सियों से तैयार किया था। जैसे ही दोनों खरगोश जाल के करीब पहुंचे, रेहान ने एक आखिरी बार तरल की बूंद को जाल के केंद्र में गिरा दिया। खुशबू अब बेहद मजबूत हो चुकी थी, और दोनों खरगोश जाल के भीतर आ गए। रेहान ने अपनी जगह से तेजी से रस्सी खींची, और जाल फुर्ती से ऊपर की ओर उठा। दोनों खरगोश जाल में फंस गए और छटपटाने लगे। पर वो खरगोश और वाज कर पाते उससे पहले रोहन उनके अस गया और अपने खानाचर से उनके ऊपर हमला कर दिया। ये दोनों खरगोश एक बिल्ली जितने थे। रेहान ने बारी बारी दोनों को खंजर से मार गिराया। वैसे भी रेहान की स्ट्रेंथ 7 लेवल पर थी, भले वो इन खरगोश से अभी कमजोर नहीं माना जा सकता। पहले खरगोश के मरते ही रेहान के आंखों के सामने कुछ शब्द आने लगे। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। आपने एक बेसिक लेवल हरे पॉइसन खरगोश को मारा है। इसके जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इसे कंज्यूम करें। आप इसका सोल क्रिस्टल भी हासिल कर सकते हैं। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। आपने एक बेसिक लेवल हरे पॉइसन खरगोश को मारा है। इसके जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इसे कंज्यूम करें। आप इसका सोल क्रिस्टल हासिल नहीं कर सकते। रेहान ये देख उसके मास्क के पीछे छुपे चेहरे पर एक हाली स्माइल आ गई। रेहान अपने मन में ही बोला, सच में आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहले ही शिकार में मुझे एक के पास से एक सोल क्रिस्टल भी मिल गया। आज शायद मेरा दिन अच्छा है। रेहान ने अपने शिकार को बड़े ध्यान से उठाया और एक मजबूत बैग में सावधानीपूर्वक लपेट कर रख लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि खरगोशों के जहरीले हिस्से बैग के बाहर न आए। रेहान जानता था कि बेस पर लौटने के बाद ही इनका सही उपयोग करना होगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए और घाटी के बाहरी इलाके से वापस लौटने का फैसला किया। रेहान ने अपने नक्शे की मदद से बेस का रास्ता तय किया। चलते समय उसने अपनी गति धीमी रखी, ताकि किसी अन्य खतरे से बच सके। जैसे ही रेहान बेस पर पहुंचा, उसने सबसे पहले बैग को एक सुरक्षित जगह पर रखा। उसने जल्दबाजी में अपने छोटे से अस्थायी किचन में काम शुरू किया। खरगोशों को काटने और साफ करने से पहले उसने अपने हाथों और उपकरणों को अच्छे से धोया। रेहान को पता था कि इन हरे खरगोशों का मांस खाने से उसकी ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उन्हें ठीक से पकाना जरूरी था, ताकि जहरीले तत्व बेअसर हो जाएं। रेहान ने अपने साथ लाए मसाले और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। आग जलाने के लिए उसने फिर से पत्थरों को रगड़ा, लेकिन इस बार उसके दिमाग में वही विचार घूम रहा था, जल्द से जल्द एलिमेंट्स का स्तर बढ़ाना, ताकि अगली बार उसे इस तरह की परेशानी न उठानी पड़े। अगर मेरा एलिमेंटल स्तर बढ़ जाए, तो आग जलाने के लिए इतनी मशक्कत न करनी पड़े, रेहान ने अपने आप से कहा। खरगोशों के मांस को पकाने के बाद रेहान ने अपनी प्लेट में थोड़ी मात्रा में मांस निकाला। उसने पहले एक छोटा टुकड़ा खाया और कुछ पल इंतजार किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मांस पूरी तरह से सुरक्षित है। मांस का स्वाद साधारण था, लेकिन उसमें एक हल्की ऊर्जा की लहर महसूस हुई। तभी रेहान को एक नोटिफिकेशन दिखाई दी।
आपने हरे पोइसन खरगोश के मांस को कंज्यूम किया है, अपने एक जिन पॉइंट हासिल किया है। ये पढ़ रेहान खुश हो गया। खरगोशों के मांस को पकाने के बाद रेहान ने अपनी प्लेट में थोड़ी मात्रा में मांस निकाला। उसने पहले एक छोटा टुकड़ा खाया और कुछ पल इंतजार किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मांस पूरी तरह से सुरक्षित है। मांस का स्वाद साधारण था, लेकिन उसमें एक हल्की ऊर्जा की लहर महसूस हुई। रेहान को पहले वाले खरगोश को पूरा खत्म कर दिया था, उसे उसमें से कुल 7 जीन पॉइंट मिले थे। रेहान ने बाकी का आधा रात को खाने के लिए बचा लिया था। फिर रेहान ने एक क्रिस्टल पर फोकस किया जो उसे उस खरगोश में से मिला था। रेहान ने देखा वो क्रिस्टल पूरा सफेद था, ये सबसे लो लेवल क्रिस्टल था। रेहान ने उस क्रिस्टल को अपने पका। रेहान अभी उस क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक वो म्यूटेंट लेवल पर पाक ना जाए। रेहान अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने दिमाग में एक सनसनी महसूस हुई और अचानक उसके हाथ में जो क्रिस्टल था वो धीरे धीरे पिघल गया और तुरंत रेहान के हाथ में मिल गया। ये देख रेहान हैरान रह गया। रेहान ने तुरंत लॉकेट की दुनिया में गया, पर उसे वहां पर कुछ भी अलग नहीं मिला। ये बकवास क्या है, मेरा क्रिस्टल कहाँ गया? रेहान थोड़ा नाराज होकर बोला, दरअसल उसे इस सोल क्रिस्टल को बेचकर एक सोल कंटेनर रिंग खरीदना चाहता था। दरअसल उसे अगर कोई डेविल सोल मिल भी गई फिर भी वो उसे कहीं पर भी जमा नहीं कर पाएगा और वो सोल बिखर जाएगी। पर इस लॉकेट ने पहले ही उस लॉकेट को अपने अंदर समा लिया, जिससे रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या ये लॉकेट सोल्स को स्टोर कर सकता है? रेहान ने खुद से पूछा। इससे पहले रेहान ने कभी नहीं सोचा था कि यह लॉकेट इतनी ताकतवर चीज हो सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट था कि यह किसी साधारण जादुई वस्तु से कहीं अधिक था। अगर यह सोल्स को स्टोर कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मुझे सोल कंटेनर रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विचार ने रेहान के गुस्से को कम कर दिया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। हालांकि वह अब भी इस बात से चिंतित था कि लॉकेट ने क्रिस्टल का क्या किया। रेहान ने तय किया कि वह आगे के शिकार में ये परीक्षण करेगा कि लॉकेट सोल को स्टोर कर सकता है कि नहीं। फिर रेहान ने सब छोड़कर घर से बाहर निकाल गया। रेहान जब चलते चलते बाजार की तरफ जाने लगा, रेहान बाजार की तरफ बढ़ते समय अचानक रुका। उसने देखा कि एक जगह बड़ी भीड़ जमा हो रही थी। लोग घेरा बनाकर खड़े थे और वहां से तेज और गुस्से भरी आवाजें आ रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? रेहान ने खुद से कहा और भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रेहान नजदीक पहुंचा, उसने महसूस किया कि लोग घबराए हुए और उत्सुक लग रहे थे। किसी तरह भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए रेहान आगे बढ़ा। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेहान की तीव्र उपस्थिति और दृढ़ निश्चय देखकर वे रास्ता देने लगे। जब वह भीड़ को पार कर आखिरकार सामने पहुंचा, तो उसकी नजरें उस दृश्य पर टिक गईं जिसने उसे हैरान कर दिया। अनोखा बालक हौज। बीच में एक विशालकाय और विचित्र प्राणी खड़ा था। वह एक घोड़े जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर मोटे काले बाल थे, जिनमें से कुछ वीरान धब्बों जैसे लग रहे थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और चमकीली थीं, और उसका चेहरा किसी एलियन के जैसा अजीब लग रहा था। उसके ऊपर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसने चमकता हुआ लाल कवच रेड आर्मर पहना था। वह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली और भयावह दिख रहा था। उसकी उपस्थिति से ही पता चल रहा था कि वह साधारण इंसान नहीं था। उसके चारों ओर 6 लोग खड़े थे, जिनके हाथों में अलग अलग प्रकार के खतरनाक हथियार थे। वे सभी आक्रामक मुद्रा में खड़े थे, मानो किसी भी समय हमला करने को तैयार हों। बीच में 2 लोग घिरे हुए थे। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। वे दोनों जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनकी हालत बदहाल लग रही थी।